हरे कृष्णा। स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बाई एसएसटी में। तो आज के इस वीडियो में राइज ऑफ इंग्लिश पावर इन बंगाल के बारे में देखेंगे, जिसमें दो बहुत ही फेमस बैटल हुई, एक बैटल ऑफ प्लासी और एक बैटल ऑफ बक्सर। इसको भी जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलते हैं। जब हम राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स पढ़ रहे थे, तो जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, तो वहीं पे एक राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स करके हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि रीजनल जो किंगडम्स थी वो अस्तित्व में आई, जिसमें से बंगाल भी एक एज ए सक्सेसर स्टेट सामने आता है। उसको फाउंड किया मुर्शिद कुली खान ने। उसके बाद सुजाउद्दीन बैठा, फिर सरफराज खान, और फिर उसको मार करके अलीवर्दी खान गद्दी पर बैठा था। ये हमने पीछे देख चुके हैं। अब अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 को हो जाती है, तो उसका ग्रैंड सन सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है। अब जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी, बहुत चैलेंजेस थे। जैसे एक सबसे बड़ा चैलेंज था शौकत जंग और मीर जाफ़र और घसीटी बेगम, जो कि एक चाइल्डलेस विडो थी। और भी कुछ उनके कोर्ट में कुछ नॉवेल्स हुआ करते थे, जैसे जगत सेठ, ओमीचंद, राय वल्लभ और राय दुर्लभ, इन लोग। तो ये बहुत बड़ा खतरा बन रहे थे। पर होता यह है कि 20 साल का वो युवा सिराजुद्दौला अपने हुनर का जो है प्रदर्शन करता है और एक बैटल में शौकत जंग को मार दिया। और फिर यहाँ थोड़ा डिप्लोमेसी से भी काम लेता है और मीर जाफर को हटा करके मीर मदन को बैठाता है। एक कश्मीरी अधिकारी था मोहनलाल, उसको जो है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी देता है और एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको नियुक्त करता है, मोहनलाल को। अब इधर ये हो रहा था कि अंग्रेजों ने समझा कि ये तो अलीवर्दी खान से तो काफ़ी कांपते थे अंग्रेज, तो उनके सामने तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन फिर सोचा कि ये क्या ही कर देगा, क्या करेंगे इन लोग, सिराजुद्दौला। तो इसलिए अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। मतलब जो भी उनको प्रिविलेजेस दिए गए उसका मिसयूज़ करना, और जो है कहीं भी फोर्टिफिकेशन कर लेना बिना बताए, बिना परमिशन के, और जहाँ मना है, जिससे मना है, टैक्स मांगना, ये सारे काम वहाँ पे शुरू कर दिए थे, जो कि सिराजुद्दौला को ज़रा भी नहीं अच्छा लगा और उसने अटैक कर दिया इंग्लिश फोर्ट पर, कलकत्ता पर। अभी तक अलीवर्दी खान तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलता था, क्योंकि और ये नया खून है, जब नया खून है, नया जोश है, तो फिर भैया कहाँ उतनी समझ। तो जब इसने अटैक कर दिया और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि 146 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उस कमरे की जो लेंथ थी बहुत कम, 18 फीट लंबा था, 14 फीट जो है 14 फीट 10 इंच वाइड था, वो चौड़ा था। अब उसमें 146 लोग को जब अंदर डाल दिया गया, तो 123 लोगों की सफोकेशन से मृत्यु हो गई। हालांकि बहुत से हिस्टोरियन हैं इस बात को सही नहीं मानते हैं, पर फिर भी जो बुक्स में अवेलेबल है उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि 123 लोगों की एज अ सफोकेशन मृत्यु हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स के गाल पर जैसे लगा मानो एक छोटे बच्चे ने आके एक तो जोर का तमाचा मारा कि जाग उठे सब। तो हुआ ये कि एक बहुत ही डिसीजिव बैटल हुई, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बैटल हो ही नहीं थी, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। उस समय रॉबर्ट क्लाइव की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी बंगाल में, और फिर उसने समझ से काम लिया और मीर जाफर, जगत सेठ, ओमी चंद, राय दुर्लभ को बुलाया और कहा कि सिराजुद्दौला ने नाक में दम कर रखा है, चलो इसको हटाया जाए। और मीर जाफर को बुलाया और कहा कि तुम्हें नवाब बनना है, तैयारी करो, तुम्हारे राज तिलक करेंगे, तुम तैयारी करो। तो मीर जाफर तो बहुत खुश हो गया। और होता यह है कि अंग्रेजी सेना पहुंच गई मुर्शिदाबाद युद्ध के लिए। पहले ही सब कुछ सेट हो चुका था, अब वहां जाकर के एक्टिंग करनी थी, तो वो एक्टिंग करने पहुंच गई। 23 जून 1757 को दोनों फोर्सेज आमने सामने थी। अंग्रेजों की तरफ से 1500 और लोगों की आर्मी थी, और वहीं नवाब की तरफ से 50,000 थी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, सबको मिला करके। और उसको जो लीड कर रहा था वो था मीर जाफर।
जो कि पहले ही सब कुछ डिसाइड हो गया था। तो ये एक ऐसी बैटल हुई, एक ऐसा युद्ध था जिसमें युद्ध हुआ ही नहीं। अ बैटल विच वॉज नेवर फॉट, जो कभी लड़ी ही नहीं गई। तो उस बैटल को हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। सिराज दौला को कैप्चर कर लिया जाता है और उसको उसका मर्डर कर दिया जाएगा। मीर जाफर का जो बेटा है उसको मार देगा मीरान, और फिर मीर जाफर को एज अ नवाब रॉबर्ट क्लाइव डिक्लेयर कर देगा। सिग्निफिकेंस क्या है बैटल ऑफ प्लासी का, उसके बारे में जानते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी का सिग्निफिकेंस ये था कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से लिया, साथ ही साथ जमींदारी भी 24 परगने की ली। और एक तरीके से ये फाउंडेशन था ब्रिटिश एम्पायर का भारत में। ये स्टार्टिंग पॉइंट था ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश साम्राज्य का ये जो था स्टार्टिंग पॉइंट था। और आप ये देखेंगे कि इंग्लिश की मिलिट्री जो सुप्रीमेसी थी, वो अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी इस बैटल के तहत वो इस्टेब्लिश करेंगे भारत में, बंगाल में। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अंग्रेज एक रेसिडेंट, एक अपने आदमी को उसके कोर्ट में बैठाएंगे, नवाब के कोर्ट में। तो अब आप देखेंगे कि जिस नवाब बनने के लिए मीर जाफ़र बड़ा उत्सुक था, अब वही उसके गले की फांस बन जाएगा, नवाब की पोस्ट। और ये हम देखेंगे जो बैटल ऑफ बक्सर होता है उसमें। तो होता ये है, मीर जाफ़र की टेरिटरी में रॉबर्ट क्लाइव का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, जो कि नवाब को नहीं अच्छा लगा। तो उसने डच के साथ हाथ मिलाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। पर होता यह है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और बैटल ऑफ बेदारा जो कि हमने देखा था जब हम डच पावर इन इंडिया में पढ़ रहे थे, 1759 में जो बैटल हुआ था, तो उस बैटल में डच हार जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका मीर जाफ़र को भी लगा उनके हारने से, और मीर जाफ़र जो डिमांड थी अंग्रेज़ों की उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से अंग्रेज़ों ने कहा कि अब तुम हमारे काम के नहीं हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर होता उसी बीच ये हुआ कि मीर जाफ़र का जो बेटा था मीरान, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मीर जाफ़र के बेटे का बेटा जो था उसमें और मीर जाफ़र के दामाद में, दोनों में नवाब बनने को लेकर के बैटल होगी। और वेंसीटार्ट एक नया गवर्नर आता है कलकत्ता का, वो मीर कासिम की मदद करेगा और मीर कासिम से कहेगा कि आप मुझे दे, ये जो चीज़ मैं मांगूँ वो आप दे सकते हो, तो मैं आपको ही बनाता हूँ। कि बिल्कुल देंगे। तो मीर कासिम से एक ट्रीटी होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ 1760 कहते हैं, जिससे मीर कासिम से कंपनी ने मांगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुरदवा, मिदनापुर और चिट्टागोंग, जो कि उसको देना पड़ा। उसके बाद चूनम ट्रेड हुआ करता सिलहट का, तो उसका हाफ ऑफ शेयर कंपनी ने मांगा। और भी जितने पैसे थे वो मांगा कि जो भी ड्यू पहले के रह गए जो मीर जाफ़र नहीं दे पाया, वो पैसा भी। और साथ ही साथ ये 5 लाख रुपए मांगा कि कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है युद्ध में, तो हमको 5 लाख रुपए दो। और एक बड़ी टीटी में एक बात, सबसे बड़ी मेन बात, मुख्य बात ये थी कि कहा कि जो तुम्हारे दुश्मन वो हमारे दुश्मन, लेकिन जो हमारे दोस्त वो तुम्हारे दोस्त। जो हमारे दुश्मन वो तुम्हारे दुश्मन, जो हमारे दोस्त वो तुम्हारे दोस्त। उसके बाद अब ये कहा कि नवाब कोई भी अपना सेटलमेंट्स हमारे एरिया में नहीं करेगा और हम भी आपके एरिया में कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। क्या बिल्कुल ठीक है। पर होता यह है कि मीर कासिम जब बनता है तो बहुत ही एबल नवाब था, वो बहुत ही होनहार नवाब था। और वो मीर कासिम जो था उसने पहला काम ये किया कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर दी, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और उसने ब्यूरोक्रेसी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जिससे उनकी स्किल्स बढ़ाई जा सके। तो जो चीज़ अंग्रेज़ों को नहीं अच्छी लगी, अब बात ये हुई मुर्शिदाबाद में वो नज़र रख सकते थे, पर अब मुंगेर दूर हो जाने की वजह से वो उन पर नज़र भी नहीं सही से रख पा रहे थे। तो फिर एक बैटल होगा जिसके बाद से बंगाल में पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का जो है अंग्रेजी स्थापित होंगे। उस बैटल को हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। तो अब हम जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद।
एक राम नारायण नाम का डिप्टी गवर्नर हुआ करता था बिहार का। वो उसका काम ये था कि वो रिपोर्ट पहुंचाए रेवेन्यू और अकाउंट का नवाब को। पर काफ़ी समय से उसका रिस्पांस नहीं आया, जो चीज़ मीर कासिम को जरा भी नहीं अच्छी लगी। तो उसने इसके खिलाफ एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया। फिर देखने में आया कि कंपनी जो थी, जो दस्तक एक तरीके का परमिट राइट हुआ करता था, उसका मिसयूज़ कर रही है। कंपनी ऑफिस के जो ऑफिशियल हैं वो इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो एक तरीके से कड़वाहट, एक तरीके से खटास नवाब और अंग्रेजों के बीच में शुरू हुई। अब मिस यूज ऑफ दस्तक का मतलब ये है कि टैक्स रेवेन्यू नवाब के पास नहीं पहुंच रहा था, उसमें नुकसान हो रहा था। तो ये चीज़ क्यों कोई नवाब जो है इस चीज़ को टॉलरेट करेगा। तो मीर कासिम ने डिसाइड कर लिया कि इस ड्यूटीज़ को, ये जो दस्तक था, इसको मैं अबॉलिश कर दूँ, ख़त्म कर दूंगा। अब नवाब और कंपनी के बीच में ये परमिट ड्यूटी, ये ट्रांजिट ड्यूटी को लेकर के एक वॉर छिड़ गया, जिसमें अंग्रेज और मीर कासिम, एक तरफ अंग्रेज एक तरफ मीर कासिम, 1763 की बात है। तो जब शुरुआत हुई तो उसमें अंग्रेज जीत रहे थे, क्योंकि उनकी आर्मी तो काफ़ी स्ट्रांग थी और उनके मुकाबले मीर कासिम की स्ट्रांग आर्मी कुछ नहीं थी। तो मुर्शिदाबाद, गिरिया, मुंगेर, यहाँ तक वो जीतते चले आए थे। अब जब मीर कासिम को लगा कि हम हार रहे हैं, तो भाग गया वो अवध के नवाब के पास। और अवध का नवाब था उस टाइम पे सुजाउद्दौला उसके पास, और मुगल एम्परर शाह आलम टू के पास भाग गया, तो बंगाल को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए। अब होता ये है कि मीर कासिम की आर्मी, नवाब ऑफ अवध की आर्मी और शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर था, उसकी आर्मी, ये तीनों की आर्मी अंग्रेज की फोर्सेस के आगे हार गई। और अंग्रेज की फोर्सेस को लेड कर रहे थे कैप्टन मेजर हेक्टर मुनरो। तो 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध होता है, जिसमें हार जाते हैं। इस बैटल का इम्पोर्टेंस ये है कि नॉट ओनली द नवाब ऑफ बंगाल बट ऑल्सो द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज डिफीटेड। मतलब नवाब ऑफ बंगाल तो हारा ही हारा, साथ साथ मुगल एम्परर भी हार गए। ये बहुत बड़ी जो है हार थी, और यहीं से जो है इस विक्ट्री ने भारत में ग्रेट पावर का जो है वो कर दिया, रास्ता खोला अंग्रेजों का। तो बैटल के बाद ये होता है कि मीर जाफ़र को वापस से बनाया जाता है नवाब, और फिर यही सब चीज़ें, फिर एक ट्रीटी होगी, क्योंकि कोई भी युद्ध होता था तो ट्रीटी हुआ करती थी। उस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये अगस्त 1765 की ट्रीटी है। तो जो अगस्त 1765 की ट्रीटी हुई रॉबर्ट क्लाइव ने जो करी, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज थी। पहली नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला के साथ, और दूसरी मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ। तो नवाब सुजाउद्दौला के साथ जो ट्रीटी हुई, उसमें ये कहा गया कि इलाहाबाद और खड़ा का जो एरिया है वो शाह आलम टू को वापस करा जाए। दूसरा, 50 लाख रुपए आप दीजिए, हमारा खर्चा हुआ युद्ध में। और तीसरा, बलवंत सिंह को जो है जमींदार थे बनारस को, उसको पूरी तरीके से उनका स्टेट वापस किया जाए। और फिर जो दूसरी ट्रीटी हुई वो शाह आलम टू के साथ। ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी इसलिए थी क्योंकि मुगल एम्परर शाह आलम से कहा कि आप इलाहाबाद में रहिए, और इलाहाबाद जो कि नवाब अवध से लिया था इन्होंने, अंग्रेजों ने, और हम आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। दूसरा, फरमान इशू करा गया जिसमें दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को दी जाए, ईस्ट इंडियन कंपनी को दी जाए, जिसमें एनुअल पे 26 लाख रुपए सालाना आपको पेमेंट करना होगा, और 53 लाख रुपए कंपनी को दीजिए उनके निजामत फंक्शन के लिए। मत निजामत फंक्शन वो फंक्शन जो होते हैं जिसमें मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के जो फंक्शंस होते हैं उसको निजामत फंक्शन कहते हैं। तो निजामत फंक्शन के लिए आप 53 लाख रुपए हमें दीजिए। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन तो देते थे, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं अंग्रेजों ने कहा मुगल एम्परर से, लेकिन आप हमको उसके बदले में आप हमको पैसा दीजिए। तो इनको मेन जो काम था ना वो पैसे से मतलब था, इन्हें और सब चीज़ से मतलब नहीं था। तो क्लाइव अवध को एनेक्स नहीं किया, क्योंकि उससे नुकसान है। उससे नुकसान ये है कि उतना पैसा नहीं मिल पाएगा। अब जो है ऐसा होता कि अगर मान लो अवध को एनेक्स कर लेता तो वहाँ पे अपने जमींदार को रखो, फिर वो जमींदार पैसा मांगे, ये सब काम अंग्रेज ये सब काम नहीं करते थे। अंग्रेजों को कैश चाहिए होता था, बस पैसा चाहिए, वो पैसा तुम ला करके दो। अवध को एज अ बफर स्टेट बना दिया।
अब उसके पीछे 1-2 कारण और थे ना, कि उधर से जो बाहर से जो लोग आएंगे युद्ध के लिए, तो अवध एक ऐसे था कि जहाँ पे अवध से पहले टकराएंगे, उसके बाद फिर इधर आएंगे, बंगाल में आएंगे। तो जिस वजह से अवध कोई का एक बफर स्टेट बनाया। एक तरीके से ये अंग्रेजों की चाल थी। और ये हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम जानेंगे डुअल गवर्नमेंट जो बंगाल में आई 1765 से लेकर के 1772। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल जो कि 1765 से 1772 तक चला, उसके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब है रूल ऑफ टू, कंपनी का भी रूट और नवाब का भी रूट। तो दीवानी राइट और निजामत फंक्शन जो थे वो कंपनी के अंडर आते थे। दीवानी राइट मतलब रिवेन्यू को कलेक्ट करने का अधिकार, निजामत फंक्शंस पुलिस और जुडिशियल फंक्शंस को लेकर के। इससे होता यह है कि इसमें फ़ायदा अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा, वो कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और मुगल एम्परर को बस एज अ पपेट यूज़ करना शुरू हो गए, पपेट इंडियन रूलर। सॉवरेन पावर जो थी वो कंपनी के अंदर थी। अब नवाब को जब भी पीस और ऑर्डर चाहिए अगर अपने स्टेट में, तो वो फंड के लिए भी और फोर्स के लिए भी अंग्रेजों की ओर देखता, उसके पास कुछ रहा ही नहीं। अब अंग्रेज कहते हैं ना कि हमेशा पिछली चीज़ों से सबक लेते चलते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो एक तो कोई अलायंस नहीं बना पाएंगे ये, और जब अलायंस नहीं बना पाएंगे तो मुझ पर ही निर्भर रहेंगे, तो मैं जितना पैसा मांगूंगा वो ला करके देंगे। तो दीवानी फंक्शंस के लिए 2 डेप्यूटी दीवान को नियुक्त किया, मोहम्मद रेज़ा खान को बंगाल के लिए और राजा सिताब रॉय को बिहार के लिए। मोहम्मद रेज़ा खान को डेप्यूटी नजीम भी बनाया, और या फिर उसे हम डिप्टी सूबेदार भी कहते हैं, वो बनाया। एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो चुका था ये डुअल सिस्टम में, और जो कि बंगाल के लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ, बहुत ही डिजास्टर प्रूफ हुआ। ना इसकी परवाह कंपनी ने करी और ना वहाँ के नवाब ने करी। पब्लिक वेलफेयर तो सब ठीक हो गया था। फिर वारन हेस्टिंग आएगा और 1772 में डुअल सिस्टम को ख़त्म करेगा। और इसके बाद एक एक्ट आता है, जिस एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं जब हम पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं, जब उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जा रहे होते हैं, तब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसको हम आगे देखेंगे, पर उससे पहले हम अगली वीडियो में मैसूर डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, राइज ऑफ हैदर अली और राइज ऑफ टीपू सुल्तान, उसके बारे में देखेंगे। तो चैनल पर बने रहिए। हरे कृष्णा।